नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज पाकिस्तान में योगी मॉडल चलने वाला है और भारत में इसकी मांग जोर पकड़ रही है। आप पूछेंगे कि योगी का कौन सा मॉडल है? योगी का मॉडल है शहरों के नाम बदलने का। भारत की तरफ से बहुत जबरदस्त डिमांड हो रही है। आज पूरी बात बताऊंगा। अखंड भारत का पूरा प्लान कौन तैयार कर रहा है और ये अखंड भारत का प्लान तैयार हुआ कब से था और जिना का डायरेक्ट एक्शन का प्लान अब उसकी ही छाती पर मूंग दल रहा है। और आज पाकिस्तान एक देश तो बन गया, लेकिन वो कभी एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना नहीं सका। फ्रॉम द इंसेप्शन अगर आप कहें, 1947-48 के बाद से ही 48 और 50 के बीच में पहली तख्ता पलट की पूरी साजिश पाकिस्तान में रच दी गई। और उसमें उर्दू के मशहूर शायर उस वक्त हुआ करते थे, फाजली साहब, उनको भी गिरफ्तार करने की बात हुई थी, आपको याद होगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान इस आस में गए थे कि पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान बढ़ेगा। याद होगा, एक हिंदू कम्युनिटी के लोग मंडल जी बंगाल से गए थे और वो गृह मंत्री थे वहां पे जाने के बाद। लेकिन जल्दी ही उनका ख्वाब टूट गया, उनको वापस आना पड़ा पश्चिम बंगाल। ये मैं थोड़ा सा आपको नेपथ्य में इसलिए लिए चलता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान में शहरों के नाम बदले जाएंगे और पाकिस्तान का नामो निशा मिट जाएगा, पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा होगा, पाकिस्तान अंग्रेजों की साजिश का जो जीता जागता सबूत है वो अब खत्म हो जाएगा। क्या इसकी तैयारी हो रही है? बिल्कुल इसकी तैयारी हो रही है। और मैं समझता हूं कि 22 अप्रैल की वो घटना एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और भारत जिस तरीके से प्रोसीड कर रहा है और जिस प्रेसिजन का रूट अख्तियार कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि भारत की प्लानिंग बहुत तगड़ी है, गहरी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अपने साथी देशों को अपने साथ मिला रही है, वो योजना कुछ और ही कह रही है। अगर पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होता है तो बांग्लादेश का क्या होगा? आपको याद होगा कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति एक साथ आए थे और जब बांग्लादेश के ऊपर सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश की जिम्मेदारी मैं मोदी पर छोड़ता हूं। ये इशारा था ट्रंप का कि साहब, खाली बांग्लादेश की जिम्मेदारी मैं मोदी पर नहीं छोड़ रहा हूं, बल्कि आपके और जो दूसरे पड़ोसी देश हैं जो आपका हिस्सा थे 1947 के पहले तक, उसकी भी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। टेररिस्ट अटैक के बाद जो स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, उसने कहा कि इंडिया नहीं, मोदी इज माय फ्रेंड एंड आई विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इनटू पीसेस। दिस वाज द वर्बेटम स्टेटमेंट केम फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। अब इस स्टेटमेंट के बहुत गहरे मायने लगाने चाहिए, लेकिन भारत में एक ग्रुप है जो सर्वदलीय बैठक में तो जाता है, जिसकी चर्चा आज मैंने आपको दिन में की थी, आपने देखा होगा। सर्वदलीय बैठक में जाता है और वहां से निकल करके कहता है कि सरकार के हम साथ हैं, लेकिन सरकार को वो 6 आतंकवादियों को ढूंढ करके लाना चाहिए और उसकी शिनाख्त परेड इंडिया गेट पर करानी चाहिए और हमारी बहनों की जिसकी मांग जुड़ी है उनके सामने उस 6 आतंकवादियों को पेश करना चाहिए। वो बेशर्म राजनीतिक जो उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी के सर्वे सर्वा भाग करके अभी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको डर है कि मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई की पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। तो परेशानी वहां हो रही है, तो कहानी कुछ और बना रहे हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को निस्त नाबूद करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एक पूर्व जस्टिस काटजू हैं, मार्कंडेय काटजू, उनके पिता बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे अंग्रेजों के जमाने में।
अब काटजू साहब का अभी नया एक ट्वीट आया है कि बड़ा अच्छा होगा जब रावलपिंडी की सैर करें, लाहौर में जाके नाश्ता करें और कराची में बिरयानी खाएं। बड़े लजीज उन्होंने व्यंजन के नाम गिनाए हैं। लाहौर को कह रहे हैं कि लब शहर बनाया जाएगा और याद दिला रहे हैं लाहौर की खूबसूरत हसीनाओं के बारे में। जस्टिस काटजू साहब बड़े रंगीन मिजाज के हैं। जस्टिस काटजू साहब में कहने में मुझे कोई शक नहीं है। बड़े बेबाक तरीके से ये टिप्पणी भी करते हैं। यही वही जस्टिस काटजू हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ बेवकूफ लोग हैं, ये गाय को माता माता कहते हैं, गाय कुछ नहीं है, कॉज सिंपल एन एनिमल। ये उनका स्टेटमेंट हुआ करता था। लेकिन अब यकायक इनकी दिमाग लगता है कि खुलने लगी है। इनको लगने लगा है कि ऐसा हो सकता है कि मोदी इतिहास की धारा को मोड़ दे। क्या जस्टिस काटजू का यह स्टेटमेंट बहुत गहरी प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है? जो बात 1925 में शुरू हुई थी, संघ के हेडगेवार साहब जो उनके फाउंडर थे संघ के, और उनके नजरिए से हो रहा था। भारत एक अखंड राष्ट्र की कल्पना थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और श्रीलंका तक उनकी दृष्टि जा रही थी। क्या उस दिशा में भारत बढ़ रहा है? और पहला शिकार भारत का पाकिस्तान होने वाला है। प्लानिंग तो वही है मित्रों, प्लानिंग बहुत गहरी है। और आज अगर जस्टिस काटजू ये कह रहे हैं कि कराची में बिरयानी खाएंगे, लाहौर में नाश्ता करेंगे, रावलपिंडी की सैर करेंगे, इस्लामाबाद में जाकर के देखेंगे कि वहां की फिजाएं क्या कह रही हैं, हवाएं किस दिशा में बह रही हैं, अगर ऐसी बात जस्टिस काटजू कह रहे हैं तो मान के चलिए कि जस्टिस काटजू ने भी कबूल कर लिया है कि भारत का जो प्रिसिजन अटैक था 9 टेररिस्ट अड्डों पे, उसकी गहराई और उसके बारे में अब पुलवामा की माफिक, बालाकोट की माफिक ये सबूत नहीं मांगेंगे। पूर्व प्रेस काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं जस्टिस काटजू। न सिर्फ वो हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, बल्कि प्रेस काउंसिल के, प्रेस परिषद के वो चेयरमैन रहे हैं। जस्टिस काटजू इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऊपर की जो पावर गैलरी है, उनको शायद इस बात की शंका हो रही है कि मोदी कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। मोदी इतिहास में शायद अब शंकराचार्य के जमाने से, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा के जमाने से होते हुए अब बप्पा रावल की भी कहानी चल रही है चारों तरफ, महाराणा प्रताप की भी कहानी चल रही है। अब बप्पा रावल की तरह, क्या राणा रंजीत सिंह की तरह मोदी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं? प्लानिंग वही है। मोदी चाहते हैं कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा मिटा दिया जाए और लाहौर लव नगर में परिवर्तित कर दिया जाए और कराची न्यू काशी कहा जाए। कराची का नामांकरण होगा न्यू काशी के रूप में, लाहौर का नामांकरण होगा लव नगर के रूप में, और रावलपिंडी तो बप्पा रावल की भूमि है। यह कहानी है। तो जस्टिस काटजू की यह टिप्पणी आप हल्के में न लीजिए। प्लानिंग बहुत तगड़ी है और हमारी भारतीय सेनाएं आज 51 वर्षों के बाद उनको मौका मिला है जरा अपनी बाजुओं को ठीक से मजबूत करने का। 1971 में दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, कभी नहीं, किसी भी देश में कभी ऐसा नहीं हुआ, जिनोसाइड के जमाने में भी नहीं हुआ। और आप अगर देखें कि क्रिश्चियनिटी का जो, जिसको आप कहते हैं जो इंक्रोचमेंट था, क्रिश्चियनिटी का जो लगातार बढ़ रहा था, उसमें भी कभी इस तरह का सरेंडर नहीं हुआ। किसी जमाने में किसी राजा महाराजा के भी लड़ाई में इतने सैनिक एक साथ सरेंडर नहीं किए। इतिहास की पहली घटना है। और मॉडर्न स्टेट, जो नेशन स्टेट है, वो मॉडर्न एरा का, आप मॉडर्न एरा में देख लें कि 400 साल पहले चले जाएं, अमेरिका के जमाने से ले लें, और इंग्लैंड तो बहुत पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसके भी जमाने से अगर न्यू नेशन स्टेट की परिकल्पना करें, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो देशों के बीच में युद्ध हुआ हो और इतनी बड़ी संख्या में, 90,000 की संख्या में सैनिकों ने सरेंडर किया हो, और सरेंडर करने के बाद राम के आदर्श पर चलने वाले देश ने उन्हें वापस भेज दिया हो, छोड़ दिया हो। तो बप्पा रावल के रावलपिंडी में प्लानिंग तैयार हो रही है भारत की, बिल्कुल तैयार हो रही है। इस बार ऐसा नहीं चलेगा कि 30 किलोमीटर
50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बहावलपुर का रेंज है, जहां जैसे मोहम्मद को उन्होंने टारगेट किया है। और लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये जो दो प्रोमिनेंट आतंकवादी संगठन है, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अलकायदा ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। अलकायदा और आईएस ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए अलकायदा पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। लेकिन दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ खड़े हैं और भारत की डिप्लोमेसी अब भारत के ही इशारे पर चल रही है। ये डिप्लोमेसी अब उस तरह से नहीं चलती। आप याद कीजिए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का वो बयान, जब यूरोप में उन्होंने कहा कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक पुरुषार्थी देश के पुरुषार्थी विदेश मंत्री का स्टेटमेंट था। जब यूक्रेन और रसिया वॉर में यूरोप और नेटो ने भारत को सलाह देने की कोशिश की कि आप इंटरवीन कीजिए, आप रसिया को समझाइए कि ये युद्ध खत्म हो, भारत ने कहा कि भैया ये इट इज बिटवीन यू एंड यूक्रेन, नेटो और रसिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है, भारत इसमें खामखा अपना पैर नहीं जमाएगा, नहीं डालेगा, अपना हाथ नहीं डालेगा। स्पष्ट साफ साफ शब्दों में भारत की डिप्लोमेसी अभी चल रही है। अभी हाल के दिनों में देखिए, जब ये अटैक हुआ, अटैक होने के बाद जब काउंटर अटैक भारत ने किया, उसके बाद कुछ देशों ने, खास करके इंग्लैंड वगैरह ने, एक सरमन देने की थोड़ी सी चेष्टा की, मरमरिंग हुई थी, कोई स्टेटमेंट उस तरह से नहीं आया था। हमारे देश की डिप्लोमेसी ने कहा साफ साफ दो टीक शब्दों में, साथ खड़े रह सकते हो टेररिज्म के खिलाफ तो ठीक है, वरना मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आंख में आंख नहीं, आंख दिखा करके बात की जा रही है। ये कहानी जो है, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये 10 वर्षों में, पिछले 11 वर्षों में भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी इस करवट बदलेगी, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया है। देखिए, दुनिया में बहुत मशहूर कहावत है, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर है वही वसुंधरा को भोगेगा आज तक। और मैं अभी देख रहा था डोभाल साहब की, हालांकि मैं उसकी उस टिप्पणी से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। डोभाल साहब कह रहे थे कि भारत में ज्ञान और न्याय पर चलने की बहुत बड़ी परंपरा है, लेकिन एक परंपरा को भारतीय जनमानस ने और भारतीय समाज ने, भारतीय प्रशासन ने, भारत की सत्ता ने कभी तवज्जो नहीं दिया, और वो था शक्ति का प्रदर्शन। और उस पर वो कह रहे थे कि हमने कभी किसी देश को जाकर के आक्रमण नहीं किया, इनक्रोच नहीं किया, उनके बॉर्डर में घुसने की कोशिश नहीं की, हम अपने ज्ञान मार्ग पर चलते रहे, न्याय मार्ग पर चलते रहे, जहां कुछ जब भी कोई बात आई तो हम न्याय को सहारा बनाए, न्याय के पक्ष में खड़े रहे, ज्ञान के पक्ष में खड़े रहे, सत्य के पक्ष में खड़े रहे। लेकिन आवश्यकता थी न्याय और ज्ञान के साथ शक्ति को भी वर्ण करने की। मैं इस पर एक शास्त्रार्थ आप कर सकते हैं कि अगर आप शक्ति को प्रोमिनेंट कर दें, क्योंकि उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि न्याय को थोड़ा पीछे कर दीजिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, न्याय के साथ हमेशा खड़े रहिए, क्योंकि ये मानव जाति के इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसके भविष्य पर भी बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। लेकिन अगर उनका विश्लेषण तात्कालिक था और वो ये कह रहे थे कि नहीं, शक्ति का भी परीक्षण आपको करना पड़ेगा और शक्ति का प्रकटीकरण भी करना पड़ेगा, अन्यथा न्याय और आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। और वो ठीक कह रहे थे कि शंकराचार्य के बाद भारत में किस प्रकार से सनातन को रौंदा गया, और वो सिर्फ इसीलिए था कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए की परंपरा, और ये कि नहीं सब राम करेंगे, सब राम देख लेंगे। अब जो आ रहा है लुटेरा, गजनी आ रहा है, तैमूर आ रहा है, बाबर आ रहा है, ये देख लेंगे, राम देखेंगे, कृष्ण देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को उन्होंने भुला दिया। अगर इस दिशा में वो कह रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत का एनएसए स्ट्रेट बातचीत कर रहा है, भारत का डिफेंस मिनिस्टर स्ट्रेट बातचीत कर रहा है, भारत का प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेट कह रहा है कि इस बार ऐसी सजा देंगे जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। और भारत का डिफेंस यूनानिमस, इस तरह से आप देखें कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इतना शानदार कोऑर्डिनेशन है, इतना शानदार कोऑर्डिनेशन। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जहां यह हो रहा था कि पानी छोड़ा जा रहा है और पानी को रोका भी जा रहा है, ये सब टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है।
पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा। बलूचिस्तान, सिंध, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पंजाब, ये चार ऐसे टेरिटरी हैं पाकिस्तान में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भयंकर तरीके से गुजर रहा है, और सबसे पहले निशाने पर बलूच का विद्रोही है। बलूचिस्तान सीधा सीधी भारत से कह रहा है कि आप इंटरवीन करें, आप 360 वॉर अनाउंस करें, हम लोग तैयार हैं एंटर करने के लिए और अपने आप को आजाद घोषित करने के लिए। भारत की तैयारी पूरी है और हो सकता है कि बलूचिस्तान एक स्टेट के रूप में, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की तरह यह कहना चाहिए कि कनाडा वुड बी आवर 53rd स्टेट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हालांकि उसका उनको बहुत नुकसान हुआ, 53rd स्टेट कहने का उनको नुकसान हुआ और आज वहां पर लेफ्ट लिबरल की सरकार बन गई। अगर वो ऐसा नहीं कहते तो जो गुस्सा था ट्रूडो के खिलाफ, वो गुस्सा निश्चित रूप से वहां पर राइट विंगर को स्पेस दे देता। लेकिन ट्रंप के इस एक स्टेटमेंट की वजह से कि ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 53वां राज्य घोषित करना चाहता है, इससे वहां के लोग डर गए। भारत ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाना चाहता है। अखंड भारत का नया तात्पर्य यह होगा कि हमारा पड़ोसी शांति प्रिय होगा। मिलाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन शांति प्रिय होगा। भारत बिग ब्रदर की भूमिका में अपने आप को स्थापित करेगा और जो राज्य, जो स्टेट आज तक भारत को कहता था कि विल गिव यू सो मेनी ओम्स, कि आपको इतने हजार देंगे जख्म, कि आप कि इतने ब्लीडिंग्स होंगे कि आप कराहते रहेंगे, हजार जख्म देंगे, आज उस देश को 4 टुकड़ों में विभाजित करने की भारत की योजना पुख्ता हो गई है। बलूचिस्तान बाहर जा रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होने जा रहा है, पंजाब और सिंध में कॉन्फ्लिक्ट बहुत और तेजी से बढ़ने वाला है। पंजाब और सिंध भी हो सकता है खुद को अलग करें, और फिर भारत अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन नहीं करेगा, भारत इन सब के साथ दोस्ताना रिश्ते तैयार करेगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि रावलपिंडी का नाम बदल करके लवनगर कहा जाएगा, लाहौर का नाम बदल करके लवनगर और कराची का नाम बदल करके न्यू काशी किया जाने वाला है। अगर यह हो जाए तो आप चौंकिएगा नहीं, पाकिस्तान की लगभग वही स्थिति है। ये जो गीदड़ भभकी चल रही थी इतनी दिनों से कि हमारे पास तो एटॉम बॉम्ब है, एटॉम बॉम्ब है, परमाणु बॉम्ब है, परमाणु बॉम्ब है, हम परीक्षण कर लेंगे। तो भारत ने कहा कि साहब आप परीक्षण करके दिखाइए। अभी F-16 और F-17 पाकिस्तान के, 2 F-16 और तीसरा F-17 को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्त नाबूद कर दिया। कोशिश की थी भारत की सीमा में घुसने की, नेस्त नाबूद कर दिया। पाकिस्तान को अब इस बात का इल्म हो रहा है कि अगर 140 करोड़ जनता पैदल भी चल पड़ी तो आराम से पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना सकती है, क्योंकि उधर इंटरनली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब वो और ऑलरेडी वहां पे लड़ाई में मौजूद है। बस मैं बार बार अपने देश के प्रधानमंत्री को ये कोशिश कर रहा हूं संदेश देने की कि जितनी लड़ाई आप पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, उससे भी अधिक लड़ाई आपको यहां लड़नी पड़ेगी। अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के किसानों से भारत का प्रधानमंत्री बदला लेगा। कैसे? क्योंकि पंजाब में भारत के किसानों से, पंजाब के किसानों से, माफ कीजिएगा, पंजाब के किसानों से भारत का प्रधानमंत्री बदला लेगा। कैसे? पंजाब बॉर्डर स्टेट है और पंजाब में अभी पाकिस्तान का अटैक होगा और ये वॉर एस्केलेट कर रहे हैं। एक लॉबी लगा हुआ है, डू नॉट एस्केलेट वॉर, डू नॉट एस्केलेट वॉर। व्हाई? व्हाई यू आर स्कैर्ड? इनको डर है कि इनकी जो टेरिटरी थी जहां से सारा कुछ चल रहा था, धंधा नकली नोटों का, नकली नशीली दवाओं का, अवैध हथियारों का और
टेररिस्ट को ट्रेन करने का, आइडियोलॉजिकल वॉर को एस्केलेट करने का जो पूरा ट्रेनिंग कैंप था अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, अब उनको लग रहा है कि बहावलपुर तो ध्वस्त हो गया। अजहर मसूद रो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। तो स्वरा भास्कर यहां पर खड़ी हो गई, ये कह रही है कि डू नॉट एस्केलेट वॉर। मोहम्मद जुबैर कह रहा है कि डू नॉट एस्केलेट वॉर। अभी तक जो माननीय रवीश कुमार जी सबूत मांग रहे थे और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेश जी कह रही थी कि भारत क्या कर रहा है, 12 दिन हो गए, भारत की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। 2 दिन इनको इंतजार नहीं किया गया। थोड़ा धैर्य रखिए, सैन्य कार्रवाई होनी है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई पटाखे नहीं छोड़ने हैं बॉर्डर के ऊपर। हमें स्ट्रैटेजी से पहले उन्हें ध्वस्त करना है। और संजय राउत ध्यान से सुनो, आज तुम्हारे ऊपर हमने बनाया है और पूरी दुनिया उस पर रिएक्शन दे रही है। संजय राउत, आपने जो ये कहा है कि वो 6 आतंकवादियों को पकड़ करके शिनाख्त परेड करवाया जाए, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ शिनाख्त परेड होना था एक शरीफुल इस्लाम का शिनाख्त परेड में तुम्हारे जो शागिर्द दोस्त हैं सैफ अली खान और करीना अली खान आज तक नहीं गए हैं। नैनी को भेज दिया, एक और मेड जो हेल्पर है उनको भेज दिया, और शरीफुल इस्लाम कहां है पता नहीं है। 4 महीने हो गए, बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, परमवीर के यार हो ना, इसलिए शर्म आनी चाहिए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये लड़ाई क्यूबाइट नेटवर्क ने छेड़ा है कि ऐसे लोग जो भारतीय संसद को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे नचनिया, ऐसे गबैया, ऐसे क्रिमिनल माइंड के लोग जो नेता के नाम पर भारतीय संसद में घुस गया है, उसको मैं आदर सूचक शब्दों से कभी भी संबोधित नहीं करूंगा। इसे आप पत्रकारीय मर्यादा का हनन समझें। मैंने बहुत पहले यह डिक्लेयर किया है कि इन जैसे लोगों को आप कह के संबोधित करना पाप है। आदित्य ठाकरे को अगर मैं आप कहूं तो यह पाप है, उद्धव ठाकरे को अगर मैं आप कहूं तो यह पाप है, संजय राउत को अगर आप कहूं तो यह पाप है। ये क्रिमिनल इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कंगना रनौत को 24 घंटे में कहा ध्वस्त कर देंगे और उनके घर को बुलडोज कर दिया था। ये क्रिमिनल कंसोर्टियम था महाराष्ट्र में 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर भोंकने के बाद जो इसने सरकार बनाई, गुंडे मवालियों के साथ, क्रिमिनल के साथ सरकार बनाई, क्रिमिनल आइडियोलॉजी के साथ सरकार बनाई, और जाकर के उसने एक्सप्लॉइट किया। उन लोगों को लेकर के सचिन बाजे को इंस्टेट किया। आप देखिए इसकी गुंडागर्दी। सचिन बाजे जिसको कि कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर है, इसके खिलाफ मर्डर का चार्ज है, पालघर में साधुओं की हत्या इस बेरहमी से करने वाली पार्टी, करवाने वाली पार्टी, निर्लज्ज पार्टी, उसके नेता कह रहे हैं कि 6 आतंकवादियों को इंडिया गेट पर शिनाख्त परेड करवाइए। बेशरम कहीं के, आप मोदी जी को, आपको मांगने की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ध्यान रखो, अखंड भारत का जो प्लान है वो तैयार हो गया है और बांग्लादेश भारत के निशाने पर है। ये मत समझना कि खाली पाकिस्तान में चल रही है कार्रवाई। श्रीलंका ने आकर के कह दिया कि साहब आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके साथ हम चलेंगे। नेपाल में देख लो अभी क्या चल रहा है। नेपाल ने पहले से ही कहा हुआ है अकेला हिंदू राष्ट्र को तबाह करने की योजना बनाई इन इस्लामिस्ट रेडिकल लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने। इस्लामिस्ट रेडिकल लेफ्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड, इस्लामिस्ट रेडिकल लेफ्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी स्टेबिलिटी है, राइट विंग की स्टेबिलिटी है, उसको तहस नहस करने का सुपारी लिया हुआ है। उस सुपारी के पीछे जॉर्ज सोरोस एंड गेट्स की टीम मौजूद है। तो मित्रों, अब भारत की आंखें खुल गई हैं। भारत से तात्पर्य है भारत के मुखिया की आंखें खुल गई हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस बार चूकने वाले नहीं हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। मैं देख रहा था कि ड्रिल, अभी ये लोग मजाक कर रहे थे कि ये ड्रिल, मॉक ड्रिल क्यों हो रहा है।
मॉक ड्रिल क्यों हो रहा है? सारी रणनीति तुम्हें कह करके चलेंगे क्या? 140 करोड़ लोगों ने सत्ता सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। कहने का तात्पर्य है कि ठीक है, बहुतायत लोगों का समर्थन इनको मिला है। 99 सीट लेकर के आए हैं, उनको भी समर्थन मिला है। लेकिन सरकार तो इन्हीं के पास है, जिम्मेदारी इनकी है। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो मॉक ड्रिल इधर करवाते रहे, उधर अटैक हो गया। अब ये सब तुमको ब्रीफ करके बताएंगे कि कल हम क्या करेंगे, परसों हम क्या करेंगे। ये संजय राउत जैसे लोगों को बताएंगे। ध्यान रहे, पाकिस्तान के शहरों के नाम बदले जाएंगे, बहुत जल्द बदले जाएंगे। बलूचिस्तान अलग होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। योगी मॉडल हमारे सरहद पार में चलेगा। बस धैर्य से आप अपनी सरकार के पीछे खड़े रहिए। और सरकार को भी एक बात ध्यान रहे कि देश की जनता की भावना से वो ना खेले। वो मजबूती से देश की जनता की भावना को आशीर्वाद मान करके चलते रहें। विजय श्री निश्चित है। तो इंतजार कीजिए। बलूच, सिंध, पीओके, पंजाब, सब पर काम हो रहा है और अंततः पाकिस्तान का जो नक्शा बनेगा वो भारत के इशारे पर बनेगा। सबसे माकूल समय है। चाइना मौन है। रसिया ने कह दिया भारत के साथ खड़े हैं। इजराइल ने कहा कि 200% नहीं, 1000% भारत के साथ खड़ा हूं। अमेरिका साथ में है। फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, कहीं उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। भारत की स्थिति बहुत माकूल है, मजबूत है और पाकिस्तान हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है। उनके सांसद संसद में रो रहे हैं, अल्लाह की कसमें खा रहे हैं, अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। अब अल्लाह ताला अता नहीं फरमाएंगे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर ताला लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।